Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन समाचार। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत बड़ा काम हो गया पाकिस्तान में। ये देखिए, FM बिलावल सेज प्लान एम्ड एट रिमूविंग इंपेडिमेंट्स टू बायलैटरल ट्रेड। अच्छा, ये स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले और इन्होंने बोला साहब कि हम 5 अरब के ट्रेड का टारगेट रखेंगे। नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी कि बलूचिस्तान आधा ईरान में है और आधा पाकिस्तान में है, तो बिल्कुल इनकी सरहदें, इनके बॉर्डर्स, इनकी सीमाएं मिलती हैं। तो बहुत तगड़ा इन्होंने एक प्लान बनाया कि 5 अरब की हम लोग ट्रेड करेंगे। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जियो न्यूज़ का आर्टिकल है दोस्तों, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। ट्रेड की मीटिंग हो रही है, ये कारोबार की मीटिंग हो रही है, बिजनेस की मीटिंग हो रही है, धंधे की मीटिंग हो रही है, 2 फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में। और पाकिस्तान ने किस चीज़ के बारे में बात करी आपको पता ही होगा। पाकिस्तान क्या बात करेगा? पाकिस्तान ने ट्रेड की मीटिंग के बीच में बात करी है इस्लामोफोबिया की, उन्होंने बात करी है कश्मीर की, और चलते चलते ये भी बोल दिया कि भाई साहब जरा तेल दे देना। ये हाल है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान ईरान से भीख मांग रहा है तेल की। इसके पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। एक पाइपलाइन जानी थी ईरान से पाकिस्तान के बॉर्डर और पाकिस्तान से ईरान के बॉर्डर, इस पाइपलाइन को मिलना था। ईरान ने अपनी पाइपलाइन जो है वो कई साल पहले बना के ख़त्म कर दी और बोला कि साहब हमने जो वादा करा था हमने कर दिया है। पाकिस्तान, तुम्हारी पाइपलाइन कहाँ है? पाकिस्तान ने बोला कौन सी पाइपलाइन? ईरान ने बोला कि कौन सी पाइपलाइन नहीं, तुमने साइन करी है डील, अब ये बताओ ये पाइपलाइन है कहाँ पे? और अगर तुमने नहीं बनाई ये पाइपलाइन, तुमने मुकम्मल नहीं करी, कंप्लीट नहीं करी ये पाइपलाइन, तो 18 अरब डॉलर का जुर्माना लगे। पाकिस्तान ने 18 अरब डॉलर अपनी जिंदगी में नहीं देखे कभी। तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए, क्या बात है। अब पाकिस्तान को ये याद आ गया कि ईरान भी इस्लामी मुल्क है, तो फिर उसने वही पुरानी फॉरेन पॉलिसी का पैंतरा इस्तेमाल करा कि मुसलमान मुसलमान भाई भाई, और फिर ये ईरान के पीछे पड़ गया। अब ये इनसे तेल मांग रहा है फ्री। ये पाकिस्तान के हाल है। और बोला कि जहाँ छोटे मोटे बाजार जो सरहद पे लगते हैं वो हम बाजार शुरू कर देंगे। ये लोग बात कर रहे हैं ट्रेड की। यही पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान जब भी जाता है कभी मुद्दे की बात नहीं करता। फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस मुझे याद है अच्छी तरीके से, बिलावल भुट्टो नया नया फॉरेन मिनिस्टर बना था। एक यूनाइटेड नेशंस में फूड सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी दोस्तों, और बोला था कि साहब सब लोग आएंगे और फूड सिक्योरिटी का जिनको चिंता है वो मीटिंग में हिस्सा हो, और हम लोग एक तरीका निकालेंगे कि दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी हो। तो ये भाई पाकिस्तान से गए अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में बैठ के मीटिंग करी फूड सिक्योरिटी की। बाकी सब ने बोला साहब हमारे पास इतने खाने के भंडार हैं, इतनी हमारी कमी है। किसी ने बोला साहब यहाँ पे फर्टिलाइजर की रेट बहुत ज़्यादा है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें बहुत दिक्कत है। किसी ने बोला साहब पानी में बड़ी परेशानी है, हमें पानी और चाहिए, किसी तरीके से अगर कोई डैम बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए। किसी ने बोला कि उपजाऊ ज़मीन बहुत है हमारी, लेकिन स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। किसी ने बोला साहब कहीं से अगर हमारी अग्रीमेंट हो जाए आसान शर्तों पे, अगर हम एक्सपोर्ट कर दें तो दूसरे मुल्क को भी फ़ायदा, हमें मुल्क। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। सिर्फ पाकिस्तान था जिसने फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बोला कि फूड सिक्योरिटी को लेके हमारा तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ कश्मीर का मुद्दा ज़रूर है जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। और फिर कुछ समय बाद पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। कई लोग मारे गए, कई दर्जनों के हिसाब से लोग मारे गए। कुछ लोग कहते हैं 1000 लोग मारे गए, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए बाढ़ में। और फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त फेस करा। आज की तारीख में जो पाकिस्तान है, 70% लोग वहाँ पे काश्तकार हैं, यानी कि 70% लोग वहाँ पे किसान हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान फिर भी खाने की चीज़ें इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान खुद अपना खाना खुद, अपना अनाज खुद नहीं उगा पाता पाकिस्तान, जिसमें 70% लोग, 70% लोग किसान हैं, काश्तकार हैं। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान की कहानी, जहाँ पे पाकिस्तान ईरान से कह रहा है कि साहब आप हमें मुफ्त में तेल दे दीजिए, और इस्लामोफोबिया की बात करता है ये ट्रेड में, कश्मीर की बात करता है ट्रेड की कॉन्फ्रेंस में। फिर कहता है साहब कि हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब क्यों है, आखिर कारण क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है? हमें कारण नहीं समझ में आ रहा। कारण ये है भाई साहब कि आपको करना कुछ होता है, आप करते कुछ और हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है, इसलिए आपका बेड़ा गर्क हो रखा है। तो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली जो वर्ल्ड रेनाउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है और मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया का जो स्टेटस है वो ओवरवेट कर दिया है।
और चाइना को डाउनग्रेड करा। अच्छा, ओवरवेट आप ऐसा मत समझिए कि जैसे हम लोग ओवरवेट समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया या अनहेल्दी हो गया कोई, नहीं। ओवरवेट का फाइनेंशियल टर्म्स में अलग मतलब है। इसका मतलब ये है कि इंडिया से ये उम्मीद है कि इसका जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी वाइज वो फ्यूचर में बेहतर रहेगा। ये पहली बात करी है। दूसरी बात जो इन्होंने करी है कि इंडियाज मैक्रो इंडिकेटर्स रिमेन रेजिलिएंट। तो इनका ये कहना है कि 6.2% जीडीपी अचीव करेगी है, और इन्होंने ये बोला है कि साहब इंडिया की एबिलिटी, जो भारत में जो कुव्वत है, जो भारत में एक काबिलियत है, एक ताकत है, टू लेवरेज मल्टीपोलर वर्ल्ड डायनेमिक्स इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड डायनेमिक्स क्या है? देखिए, बात यह होती है कि भारत की इकोनॉमी दोस्तों स्टेबल रही है, स्टेबल रही है। यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ तब भारत की इकोनॉमी स्टेबल रही। कोविड ने दुनिया को झिझोड़ के रख दिया, लेकिन भारत की इकोनॉमी को जो सेटबैक हुआ, भारत फट से साल भर के अंदर बाउंस बैक करा और प्री कोविड डेज से बेहतर अपनी इकोनॉमी चला रहा है। तो ये सब चीजें देख रहे हैं। एक और पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बोला है कि इंडिया इज आर्ग्यूबली एट द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेव बूम एंड एट द सेम टाइम चाइना में बी एंडिंग वन। यानी कि जो बूम आता है, यानी कि उछाल आता है इकोनॉमी में, एक बहुत लंबा पीरियड भारत का आने वाला है। उसकी शुरुआत में है भारत, अभी भारत की उछाल शुरुआत हुई है भारत की उछाल की, और वो कह रहा है कि बहुत एक लंबा पीरियड भारत की बूम का आ रहा है, और भारत में वो बूम शुरुआत हो गई है। लेकिन इसका यह भी कहना है कि चीन का जो बूम था, जो बड़े समय से चीन का बूम चल रहा था, अब वो अंत हो रहा है उस बूम का। आखिरी चीज इसने जो बात करी है, वो इनका यह कहना है कि नेशंस रिफॉर्म एंड मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। यानी कि जो भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक एजेंडा है, जो सरकार ने पॉलिसीज में फेरबदल करा है, पॉजिटिव पॉलिसीज दी हैं, उससे भारत केपेक्स में, केपेक्स क्या होता है दोस्तों, मैं ब्रीफली आपको समझा दूं बिजनेस टर्म्स में। केपेक्स होता है और ओपेक्स होता है। ओपेक्स होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अगर कोई कंपनी होती है तो कंपनी में जो एम्प्लॉयज की तनख्वाहें होती हैं वगैरह, उसको हम ओपेक्स कहते हैं। और केपेक्स वो होता है कि जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, जमीन खरीदा, कंपनी के लिए जो चीज खरीदी, वो ओपेक्स। तो अगर देश के परिप्रेक्ष्य में, देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात करी जाए, तो भारत के लिए ओपेक्स क्या है? यानी कि भारत बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहा है, बड़ी बड़ी चीजें बनवा रहा है, सुपर हाईवेज बन रहे हैं भारत में, और वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग हो रही है, और भारत फौज में ये काम कर रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, और सबमरीन्स आ रही हैं, हथियार आ रहे हैं, और भारत में लेटेस्ट कितनी हजारों चीजें भारत में लगातार बन रही हैं। ये सब आता है केपेक्स में, कि भारत में केपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा भारत के पास है। तो ये थी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका यह कहना है कि जनाब हम रोक देंगे पाकिस्तानी फौज को कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाने से। हम रोक देंगे। कैसे रोक देंगे साहब? क्योंकि मिलिट्री कोड्स बनाई जा रही हैं। जो 9 मई का वाकया है, जिसके अंदर लोगों ने कोई सरगोदा की एयरफील्ड पे चढ़ दौड़ा, किसी ने कोर कमांडर के घर में तोड़फोड़ मचाई, कोई जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर घुस गया, 10 किस्म की चीजें लोगों ने करी। तो उनको फौज ने बोला कि नहीं, आप मिलिट्री कोर्ट्स में आपकी ट्रायल होगी। लेकिन उमर अता बंदयाल, क्योंकि पीटीआई सपोर्टर है और पीटीआई का मेंबर है उमर अता बंदयाल, वो माने ना माने, कह कि मेंबर नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से वो इमरान खान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और नतमस्तक होता है, इसकी सास उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास है, वो पीटीआई की मेंबर है, और ये पीटीआई का फुल सपोर्टर है। फुल सपोर्टर आप लगा लीजिए, मेंबर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये कहता है साहब मैं होने नहीं दूंगा, मैं फौजियों को कानून व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदने नहीं दूंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं दिफा करूंगा आईन की पाकिस्तान के। मैं उमर अता बंदयाल साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि सर, इरादे आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक बात तो सोचिए, कब कौन कर पाया है पाकिस्तान में ये जो आप एक काम कर देंगे? ये वही पाकिस्तान है जहां पे नवाज शरीफ के गुर्गों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कपड़े उतारे और दौड़ा दौड़ा के सुप्रीम कोर्ट के परिसर में उनको पीटा है। ये वो पाकिस्तान है जहां के संविधान को जिया उल हक ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया था। ये वो संविधान है जो इतनी बार रौंदा गया, इतनी बार रौंदा गया, और इतनी बार इसके खिलाफ लोग गए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कि अब ये जो संविधान है, ये जो आईन है पाकिस्तान का, लतीफा बन के रह गया है। उस संविधान के लिए उमर अता बंदयाल साहब जिहाद लड़ने चले हैं। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब, ये हारी हुई बाजी है जिसको आप खेल रहे हैं,
ये आप बाजी जीत नहीं सकते, क्योंकि फौज वही करेगी जो फौज को ठीक लगता है। फौज कुछ नहीं करेगी। आपके घर में एक 9-10 साल की नौकरी वाला मेजर साहब भेजेंगे जिसके पास 20-50 फौजी होंगे। वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आप भी यही बोलेंगे कि काश मैं वकील न बनता, काश मैं पाकिस्तानी फौज में अफसर बनता। ये आपके साथ होने वाला है। अच्छा, पाकिस्तान में मानिए कॉमेडी बंद ही नहीं होती, 24 घंटे कॉमेडी शो चलती है। अब पाकिस्तान में क्या हुआ क्रिकेट को लेके, ये जरा खबर सुनिए। पाकिस्तान में एहसान उल रहमान मजारी जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर हैं साहब, उन्होंने बोला कि एक कमेटी जो थी वो गठित करी गई थी बिलावल भुट्टो के अंदर, और उस कमेटी ने बोला है कि साहब वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम जाएगी तो उसके पहले यहां से एक टीम भेजी जाए सिक्योरिटी चेक करने के लिए भाई इंडिया में, कि भारत की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। कॉन्फिडेंस देखिए पाकिस्तानियों का, बाकी दोस्तों कुछ मत देखिए, आप कॉन्फिडेंस देखिए भाई लोगों का। ये भारत आना चाहते हैं सिक्योरिटी चेक करने के लिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां हर तीसरे दिन एक मस्जिद के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जहां हर तीसरे दिन कोई ना कोई मारा जाता है, हर दूसरे दिन बाजारों में बम फटते हैं, और हर एक दिन इनके फौजियों पर कातिलाना हमले होते हैं और इनकी फौज कुछ नहीं कर पाती। वो पाकिस्तान जो आत्मघाती हमलों के सामने, जो दहशतगर्दों के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटने टेक चुका है, बिल्कुल बेबस है। वही सांप जो पाकिस्तान ने पाले, जो पाकिस्तान ने पाल पोस के सपोले को बड़ा करके सांप बनाया, वही सांप उनको डस रहे हैं। और अब पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब पाकिस्तान भेज रहा है टीम कि भाई भारत में देखा जाए कि आखिर चल तो चल क्या रहा है, चक्कर क्या है भारत में, सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम है भारत में, जरा इन्वेस्टिगेट करके आइए। मैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूं, बाकी जितनी भी टीमें वर्ल्ड कप में आ रही है ना, उनको आईसीसी से गारंटी चाहिए, और गारंटी मांगनी चाहिए उनको आईसीसी से, और आईसीसी से यह गारंटी मांगनी चाहिए कि साहब हम पाकिस्तान की टीम के बीच में अगर रहेंगे तो क्या हम लोग सेफ हैं, क्योंकि यही गारंटी पाकिस्तान ने मांगी है। पाकिस्तान ने आईसीसी से गारंटी मांगी है कि हम हिंदुस्तान में सेफ हैं कि नहीं, तो वही गारंटी बाकी सब टीमें पाकिस्तान से मांगे। इनमें कुछ नहीं पता। पाकिस्तानी टीम में पता लगा बाबर आजम जैकेट पहना हुआ है, टॉस के बाद बीच मैदान में बटन दबा दे बाबर आजम, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस दिखाता है दोस्तों। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।